हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्पर्श पीएससी के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, करंट अफेयर्स के इस वीडियो सीरीज में आज हम इस सप्ताह के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो सीरीज में हम वीकली एवं मंथली करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं एवं प्रश्नों के माध्यम से महत्वपूर्ण तथ्यों की व्याख्या करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज के वीडियो की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 44 या अनुच्छेद 45। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 44, आर्टिकल नंबर 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पर किसके बारे में बात की गई है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, तो ये समान नागरिक संहिता क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता की चर्चा की गई है और यह चर्चा राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी भाग 4 जिसे कहा जाता है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ठीक है, यहाँ पे मेंशन है और इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। समान नागरिक संहिता में देश के प्रत्येक नागरिक के लिए एक समान कानून होता है, चाहे वे किसी भी धर्म या जाति के क्यों ना हो। ठीक है, तो इसे ही हाल ही में लागू करने की बात की जा रही है, जिसके बारे में हर 1 से 2 दिन में अखबार में खबर आते रहती है। जितने भी स्टूडेंट्स सीजीपीएससी, सीजी व्यापम या किसी भी पीएससी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, इससे संबंधित जो भी संपादकीय आते हैं उसका अध्ययन अवश्य कीजिए। ठीक है, और ऐसे एडिटोरियल मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप हमारे टेलीग्राम चैनल में अवश्य जुड़ जाइए और वहां पे ऐसे परीक्षा उपयोगी संपादकीय आपको लगातार प्राप्त होते रहेंगे। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, हाल ही में वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना है? और हमारे विकल्प हैं अमेरिका, चीन, रूस या यूएई। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, वित्त वर्ष 2021-22 की हाल ही में जारी रिपोर्ट में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना है? अमेरिका। इससे पहले हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन था? चीन। लेकिन पिछले वित्तीय वर्ष में भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार बढ़कर 119.42 अरब डॉलर पर पहुंच गया है और इस प्रकार अमेरिका चीन को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 कहां आयोजित किया जाएगा? और हमारे विकल्प हैं गुजरात, केरल, कर्नाटक या बंगाल। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, केरल। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, यह देश का पहला राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन है जिसका आयोजन आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत किया जा रहा है और यह आयोजन केरल विधानसभा के द्वारा किया गया है। ठीक है, जिसका उद्घाटन 26 मई 2022 को देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा तिरुवनंतपुरम में किया गया है। ठीक है, तो राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन से संबंधित ये सारे तथ्य आप अवश्य ही ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, हाल ही में बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं प्रियंका मोहिते, पियाली बसाक, रूपाली सिंह या अमिता श्रीवास। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पियाली बसाक। तो दोस्तों आपको पियाली बसाक का नाम अवश्य ही ध्यान में रखना है। पियाली बसाक जो कि पश्चिम बंगाल की पर्वतारोही है, इन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना ही माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल कर लिया है और ऐसा करने वाली वे पहली भारतीय महिला बन गई है। दोस्तों विकल्प में आपको एक और महत्वपूर्ण नाम दिखाई दिया होगा जिसके बारे में हम अपने पिछले वीडियो में चर्चा किए थे, वो नाम है प्रियंका मोहिते, जो कि महाराष्ट्र के सतारा के रहने वाली हैं। इनके बारे में रिकॉर्ड ये है कि 8000 मीटर से ऊपर की 5 चोटियों को फतह करने वाली देश की पहली महिला पर्वतारोही बन गई है। तो पियाली बसाक के साथ साथ आपको प्रियंका मोहिते का नाम भी ध्यान रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न है, हाल ही में हिंदी उपन्यास के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका कौन बनी है? और हमारे विकल्प हैं किरण मेहता, अरुंधति रॉय, श्रुति शुक्ला या गीतांजलि श्री। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, गीतांजलि श्री। दोस्तों गीतांजलि श्री के नाम की चर्चा हम पिछले 1-2 महीने से लगभग अपने हर वीडियो में करते आ रहे हैं। ठीक है, इनका जो उपन्यास है जो कि हिंदी भाषा में लिखा गया है उसका नाम है रेत समाधि, जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया है
अंग्रेजी की जानी मानी अनुवादक जिनका नाम है डेजी रॉकवेल। और जब रेत समाधि का ट्रांसलेटेड वर्जन आया उस समय इस उपन्यास का नाम क्या हो गया, टॉम्ब ऑफ सैंड। तो आपको ध्यान रखना है पहली बार एक हिंदी उपन्यास को अनुवाद श्रेणी में प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार मिला है, ठीक है। और यह पहला मौका है जब किसी भी भारतीय भाषा में लिखी गई किताब को अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। और यह पुरस्कार जीतने वाली गीतांजलि श्री पहली भारतीय लेखिका है, इसलिए इनका नाम याद रखना आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आप इनके हिंदी उपन्यास का नाम ध्यान रखेंगे रेत समाधि, इसका इंग्लिश में नाम क्या है, टॉम्ब ऑफ सैंड, और इसका इंग्लिश अनुवाद किसके द्वारा किया गया है, अंग्रेजी की जानी मानी अनुवादक डेजी रॉकवेल के द्वारा। ये सभी तथ्य आप अवश्य ही ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा छठवां प्रश्न है, हाल ही में ISSF जूनियर विश्व कप 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है। और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं चीन, भारत, इटली या रूस। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भारत। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है ISSF यानी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर विश्व कप 2022 का आयोजन जो कि जर्मनी के साहुल में किया गया था, यहां पर भारत ने कुल 33 पदक प्राप्त किए और इस प्रकार भारत पदक तालिका में पहले स्थान पर बना रहा। प्राप्त हुए 33 पदकों में 13 स्वर्ण, 15 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल है, जिसमें भारतीय दल का नेतृत्व मनु भाकर और सौरभ चौधरी के द्वारा किया गया। तो इन दोनों का नाम भी आप अवश्य ही ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा सातवां प्रश्न है, वर्तमान स्थिति में देश के कितने राज्यों में पेशा अधिनियम यानी पेशा एक्ट लागू होता है। और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं 8, 10, 12 या 14। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 10 राज्यों में, ठीक है। तो पेशा अधिनियम जिसके बारे में अखबारों में लगातार हर हफ्ते खबरें आती रहती हैं, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है कि भारत के 10 राज्यों में यह अधिनियम लागू होता है। यह अधिनियम कब बनाया गया था, 1996 में। किस समिति की सिफारिश पर बनाया गया था, भूरिया समिति की सिफारिश पर। और ये दोनों तथ्य पिछली आयोजित परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि इस अधिनियम का निर्माण कब किया गया। तो जवाब देना है आपको 1996। किस समिति की सिफारिश पर यह कानून बनाया गया था, तो आपको जवाब देना है भूरिया समिति की सिफारिश पर। अब आपको ध्यान रखना है पेशा का पूरा नाम, और पूरा नाम है पंचायत उपबंध विधेयक, द प्रोविजंस ऑन द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज बिल, ठीक है। तो ये इसका पूरा नाम है। और भूरिया समिति की सिफारिशों के आधार पर यह सहमति बनी कि अनुसूचित क्षेत्रों के लिए एक केंद्रीय कानून बनाना ठीक रहेगा, जिसके दायरे में रहकर राज्य विधानमंडल अपने अपने अनुसार कानून बना सके। इस अधिनियम का मूल उद्देश्य यह था कि केंद्रीय कानून में जनजातियों की स्वायत्तता के बिंदु स्पष्ट कर दिए जाएं, जिनका उल्लंघन करने की शक्ति संबंधित राज्यों के पास भी न हो, ठीक है। और वर्तमान स्थिति में 10 राज्यों में यह कानून लागू होता है, और ये 10 राज्य हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और राजस्थान। दोस्तों इसमें से अगर आप राज्यों के नाम का अच्छे से एनालिसिस करेंगे तो आप देख पाएंगे कि 10 में से छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य जो राज्य हैं इसके पड़ोसी राज्य हैं। जैसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना आपको छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्से में मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के भी नाम देख रहे हैं, तो वो आपको पश्चिमी हिस्से में मिल जाएंगे, ठीक है। अन्य पड़ोसी राज्यों के नाम की चर्चा करें तो आपको इधर दिखाई देगा ओडिशा, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, झारखंड, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के ये सभी पड़ोसी राज्यों का नाम यहाँ पे शामिल है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तो इस ओर आपको मिलेगा क्या, राजस्थान, ठीक है। ऊपर की ओर मिलेगा हिमाचल प्रदेश, राजस्थान से नीचे आपको एक राज्य मिलेगा गुजरात। इस प्रकार मैप में एक बार लोकेट करके इन 10 राज्यों का नाम आप बहुत ही आसानी से ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो पेशा कानून से संबंधित ये सारे तथ्य आपको अवश्य ही ध्यान में रखना है, क्योंकि मुख्य परीक्षा में भी इससे संबंधित प्रश्न 2 या 4 नंबर में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 8वां प्रश्न है, यूनिकॉर्न कंपनी का दर्जा कितने वैल्यूएशन पर दिया जाता है। और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं 100 करोड़ डॉलर, 110 करोड़ डॉलर, 120 करोड़ डॉलर या 130 करोड़ डॉलर। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 100 करोड़ डॉलर। यानी किसी भी एक स्टार्टअप का वैल्यूएशन 100 करोड़ डॉलर पहुंचने पे उसे यूनिकॉर्न कंपनी का दर्जा दिया जाता है, ठीक है। और यही तथ्य मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। भारत के संबंध में हम चर्चा करें तो वर्ष 2011 में इम्नोबी कंपनी ऐसी कंपनी थी जिसे भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी का दर्जा दिया गया था। और वर्तमान स्थिति में हम बात करें तो दुनिया में जितने भी यूनिकॉर्न स्टार्टअप हैं उसमें से हर एक 10वां यूनिकॉर्न कंपनी एक भारतीय स्टार्टअप कंपनी ही होता है।
तो अर्थव्यवस्था के नजरिए से यूनिकॉर्न कंपनियों से संबंधित ये तथ्य अवश्य ही आप ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पर मैंने वैल्यूएशन जो है लिखा हुआ है $100 करोड़। इसी को दूसरे शब्दों में आपसे पूछा जाए तो इसको आप 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रूप में भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जिन अभ्यर्थियों को मिलियन, ट्रिलियन और बिलियन का अर्थ नहीं पता हो वो अवश्य ध्यान में रखिएगा। 1000 अगर आप लिख लें, इसके बाद इसमें अगर आप 3 जीरो जोड़ते हैं तो ये टोटल वैल्यू बन जाता है मिलियन। इसके बाद इसमें 3 जीरो और जोड़ दें तो ये बन जाता है बिलियन। और इसके बाद अगर आप इसमें 3 जीरो और जोड़ देते हैं तो ये टोटल वैल्यू बन जाता है क्या, ट्रिलियन। ठीक है, तो इस प्रकार ये तथ्य आप अवश्य ही ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 9वां प्रश्न है, हाल ही में किनके द्वारा लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर पुस्तक लिखा गया है। और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं अरुण श्रीकांत, जैक डोरसे, गीतांजलि श्री या रस्किन बॉन्ड। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, रस्किन बॉन्ड। दोस्तों रस्किन बॉन्ड एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं जो काफी उम्रदराज हैं और अखबारों में इनके बारे में काफी आते ही रहता है कि बढ़ती उम्र के साथ इन्होंने लेखन में अपनी दिलचस्पी में बिल्कुल भी कमी नहीं लाई है। और हाल ही में इनके द्वारा लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर नामक किताब लिखा गया है। ठीक है, तो इसलिए इनका नाम और इनकी इस किताब का नाम आप अवश्य ही ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 10वां प्रश्न है, हाल ही में किसे IBA की एथलीट समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और हमारे विकल्प हैं MC मैरी कॉम, सरिता देवी, लवलीना बोरगोहेन या निखत जरीन। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लवलीना बोरगोहेन। दोस्तों लवलीना बोरगोहेन का नाम आप अवश्य ही जानते होंगे, खासकर जब आप टोक्यो ओलंपिक के बारे में बात करते हैं तो टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन को हाल ही में IBA की एथलीट समिति के अध्यक्ष और निदेशक मंडल के सदस्य के रूप में चुना गया है। साथ ही आपको ध्यान में रखना है कि लवलीना बोरगोहेन असम राज्य से बिलोंग करती हैं। ठीक है, विकल्प में एक और महत्वपूर्ण नाम आपको दिखाई दे रहा है, वो नाम है निखत जरीन, जिनके बारे में हम पिछली वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य की चर्चा किए थे। और वो तथ्य था कि निखत जरीन ने विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है और विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली वे 5वीं भारतीय महिला बन गई है। तो निखत जरीन का नाम आप अवश्य ही ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा 11वां प्रश्न है, हाल ही में परम पोरुल नामक सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है। और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प है IIT रुड़की, NIT तिरुचिरापल्ली, IIT पवई या NIT रायपुर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, NIT तिरुचिरापल्ली। तो यहाँ पर ही हाल ही में परम पोरुल नामक सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया गया है। और अगर हम भारत के अन्य सुपर कंप्यूटर के नाम की चर्चा करें जिसके बारे में पूर्व में आयोजित परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, वे नाम है परम सिद्धि, मिहिर और प्रत्युष। तो ये नाम भी आप अवश्य ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 12वां प्रश्न है, हाल ही में भारत के सबसे बड़े ड्रोन फेस्टिवल का उद्घाटन कहाँ किया गया है। और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं अहमदाबाद, मुंबई, नई दिल्ली या भोपाल। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। तो दोस्तों इस 2 दिवसीय ड्रोन फेस्टिवल का आयोजन नई दिल्ली में 26 और 27 मई को किया गया। ठीक है, तो ये तथ्य आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर कौन बनी है। और हमारे विकल्प हैं शिवांगी सिंह, अभिलाषा बराक, आयशा अजीज या माविया सुदन डुंडिगल। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अभिलाषा बराक। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है अभिलाषा बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर बन गई है। ठीक है, इसके अलावा हम विकल्प में दिख रहे अन्य नामों की चर्चा करें तो ये सभी नाम भी एक महत्वपूर्ण तथ्य से संबंधित है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे राफेल उड़ाने वाली देश की पहली महिला पायलट के नाम की हम चर्चा करें तो वो नाम है शिवांगी सिंह, जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी की रहने वाली है। भारत की सबसे युवा महिला पायलट की अगर हम बात करें, इस संबंध में आपको जम्मू कश्मीर की आयशा अजीज का नाम ध्यान रखना है। अगर हम वायुसेना में जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट के बारे में बात करें तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है माविया सुदन डुंडिगल जी का नाम। ठीक है, तो ये सभी नाम और इनसे संबंधित ये सभी तथ्य आप अवश्य ही ध्यान में रखिएगा। क्लियर है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 14वां प्रश्न है, हाल ही में कहां दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ या कर्नाटक। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। तो दोस्तों गुजरात में दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन हाल ही में किया गया है। ठीक है, और यह संयंत्र कहां स्थापित किया गया है, गुजरात के गांधीनगर के इफ्को कलोल में। ठीक है, आपको ध्यान होगा कि विश्व का पहला नैनो यूरिया भारत के ही द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, और इस संबंध में आपको इफ्को का नाम अवश्य ही ध्यान में रखना है। और इफ्को का फुल फॉर्म होता है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, जिसकी स्थापना वर्ष
1967 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, तो नैनो यूरिया और इफ्को से संबंधित ये सभी तथ्य आपको अवश्य ही ध्यान में रखना है। साथ ही आप यह भी ध्यान में रखिएगा कि इफ्को जो है दुनिया की टॉप सहकारी संस्था बन गई है। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 15वां प्रश्न है, हाल ही में CFR अधिकारों को मान्यता देने वाला देश का दूसरा राज्य कौन बना है? और हमारे विकल्प हैं छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड या केरल। दोस्तों इस तथ्य के बारे में हम मई माह के चौथे सप्ताह के छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स की वीडियो में डिटेल में चर्चा किए थे, तो इसका जवाब आपको अवश्य ही पता होना चाहिए। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य CFR अधिकारों को मान्यता देने वाला देश का दूसरा राज्य बना है। तो आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा कि ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य कौन है, तो वो पहला राज्य है ओडिशा। ठीक है, CFR अधिकारों के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कांगेर घाटी नेशनल पार्क के अंतर्गत गुड़िया पदर छत्तीसगढ़ का पहला गांव है जहां छत्तीसगढ़ में किसी भी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत CFR अधिकार प्राप्त होगा। क्लियर है? तो ये तथ्य आप अवश्य ही ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 16वां प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 5 दिवसीय वार्षिक बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प है नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल, S जयशंकर या अमित शाह। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पीयूष गोयल। तो दोस्तों हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया है जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? पीयूष गोयल। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में अगर हम चर्चा करें तो आपको ध्यान रखना है इसकी स्थापना 1971 में की गई थी जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के कोलोग्नी में स्थित है। और स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक 22 में से 26 मई 2022 तक आयोजित की गई थी जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व किनके द्वारा किया गया था? पीयूष गोयल जी के द्वारा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 17वां प्रश्न है, देश के पहले वर्टिकल सी ब्रिज का निर्माण कहां किया जा रहा है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मुंबई या केरल। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। तो दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु के पम्बन में देश के पहले वर्टिकल सी ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा 18वां प्रश्न है, PM केयर फॉर चिल्ड्रन के तहत किस उम्र तक के बच्चों को छात्रवृत्ति की राशि दी जाएगी? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं 21 वर्ष, 22 वर्ष, 23 वर्ष या 24 वर्ष। इस प्रश्न के लिए हमारा सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 23 वर्ष। तो दोस्तों हाल ही में PM केयर फॉर चिल्ड्रन के तहत छात्रवृत्ति की पहली राशि जो है बच्चों को दी गई। ठीक है, और इसके तहत 23 वर्ष तक के आयु सीमा के बच्चों को यह छात्रवृत्ति की राशि दी जाती है। PM केयर फॉर चिल्ड्रन की अगर हम बात करें तो यह योजना 29 मई 2021 को लॉन्च की गई थी और इसका उद्देश्य ऐसे बच्चों को समर्थन करना है जिन्होंने 11 मार्च 2020 से 28 फरवरी 2022 के दौरान अपने माता पिता या अपने कानूनी अभिभावक या अपने दत्तक माता पिता या जीवित माता पिता दोनों को कोविड-19 महामारी के कारण खो दिया था। ठीक है, तो ऐसे बच्चों की जिम्मेदारी किन्होंने उठाई? सरकार में, और इनके लिए एक योजना लाया गया PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, तो दोस्तों इस योजना के उद्देश्य और प्रावधान यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं और ये सारे तथ्य परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इन सभी तथ्यों को अवश्य ही ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। जल्द मिलेंगे आपसे अगले माह के प्रथम सप्ताह के करंट अफेयर्स की नई वीडियो के साथ। तो इंतजार कीजिए हमारी अगली वीडियो का। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।